आप सभी साथियों का, सभी मित्रों का रसल रघुवंशी की तरफ से अभिवादन, सादर स्वागत स्वीकार हो। मित्रों, इस रविवार मैं अपने कुछ निजी कारणों से आप लोगों से नहीं मिल पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसा कि आज का विषय हमारा है भारत स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक विकास और आप। इस विषय पर अपनी बात रखने से पहले मैं आप लोगों से पूर्व में ही क्षमा प्रार्थी हूँ, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सी राजनीतिक बातें मैं करूँगा, कुछ ऐसी बातें करूँगा, हो सकता है यदि आप किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हों तो आपको बुरी लग जाए या आप असहमत हों। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी बातों को तथ्यों और सत्यों की कसौटी पर खरा समझ करके ही बातों को मूल्यांकन करें और अवलोकन करें, उसके बाद से ही मेरी बातों का आप अपने मतलब से अर्थ निकालें। तो हम आज की जो बात शुरू करने रहे हैं भारत की स्वतंत्रता के पश्चात राजनीतिक विकास का, इसकी बात शुरू होती है भारत की आज़ादी से एक वर्ष पहले 1946 में। 1946 में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ, तो सबसे बड़ा विकास हुआ था भारत में वह हुआ था कि ब्रिटेन ने कैबिनेट कमीशन भारत में भेजा था, यह निश्चित करने के लिए किन शर्तों पर और किन बातों के आधार पर भारत को आज़ादी दी जाएगी। उसमें क्या किया गया था कि उस समय जो वायसराय का पद हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया गया और लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे उन्हें गवर्नर जनरल के रूप में पुनः स्थापित किया गया और यह निश्चय किया गया कि गवर्नर जनरल के साथ एक वाइस या उन्हीं के लगभग समकक्ष एक भारतीय व्यक्ति को रखा जाएगा और उस पद से प्रारंभ होता है भारत के प्रधानमंत्री पद का जन्म, जहां पर कई कैंडिडेट्स के बीच एक कॉन्टेस्ट होता है और एक काफ़ी बातें चलती हैं, क्योंकि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो यह माना गया कि उन्हीं को वह पद दे दिया जाए, लेकिन उसके पद की महत्ता को समझते हुए यह निर्णय लिया गया कि नहीं, किसी अनुभवी और ज़्यादा समझदार व्यक्ति को पद दिया जाएगा। इसके लिए जेबी कृपलानी के प्रस्ताव पर महात्मा गांधी की सहमति को ध्यान में रखते हुए उस समय की प्रदेश कांग्रेस कमेटियों से यह राय ली गई कि किस व्यक्ति को उस पद के लिए चुना जाए। इस राय के अंतर्गत जो वोटिंग हुई थी उसमें 15 राज्यों ने भाग लिया था, जिनमें से 12 राज्यों ने सरदार पटेल के पक्ष में निर्णय दिया था और 3 में से 2 ने जेबी कृपलानी के पक्ष में और एक ने पट्टाभी सीतारमैया के पक्ष में निर्णय दिया था, अपना सहमति दी थी। नेहरू जी के पक्ष में कोई सहमति नहीं थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस में बहुत मजबूत पकड़ हुआ करती थी सरदार पटेल की। तो ये ऐसा मैं कह सकता हूँ तथ्यों के आधार पर, ये हमारे देश का पहला जो प्रधानमंत्री था वह एक डेमोक्रेटिक देश का अनडेमोक्रेटिक तरीके से चुना गया था, क्योंकि उनके पीछे महात्मा गांधी का हाथ था, जो कि बाद में अपने एक इंटरव्यू में खुलासा करते हैं कि मैंने नेहरू का समर्थन इसलिए किया क्योंकि नेहरू एक वैश्विक परिदृश्य के व्यक्ति थे, उनके पास वैश्विक समझ थी, वो विश्व स्तर की राजनीति को, कूटनीति को, रणनीतियों को ज़्यादा बेहतर समझते थे अपेक्षा के पटेल के। इसलिए यह बातें जो अब मैंने आप बताई है यह महात्मा गांधी के दुर्गादास द्वारा लिए गए इंटरव्यू के आधार पर प्राप्त की गई हैं और साथ ही जो फैक्ट मैंने बताया है ये रामचंद्र गुहा की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी में ये बातें मेंशन की गई हैं। अब उसके बाद हमारे देश में एक संविधान बनाने का प्रोग्राम चालू हुआ, आप लोग जानते ही हैं, और उसी बीच 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है और इस हत्या के जो रिएक्शंस होते प्रतिक्रिया में भारत सरकार ने उस समय के एक मजबूत संगठन जिसको आज के समय में आज भी उस नाम से जाना जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। इसलिए क्योंकि उस समय उस 1948 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया में या भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रखता था। बाद में फिर भारत सरकार और आरएसएस के बीच समझौता होता है जिसमें निश्चय किया जाता है कि आरएसएस भारतीय संविधान में अपनी आस्था रखेगा, जो 26 जनवरी से लागू होगा उसमें अपना विश्वास किया जाएगा। इन शर्तों के आधार पर आरएसएस को का बैन हटा लिया जाता है और 1951 में आरएसएस अपनी एक नई राजनीतिक विचारधारा के साथ एक नई पार्टी का गठन करती है, जो आरएसएस की एक राजनीतिक विंग होता है जिसका नाम होता है भारतीय जनसंघ, जिसके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, दीनदयाल उपाध्याय हुए थे। और लेकिन अब हम अपने उस विषय पर आते हैं जहाँ पर कि पटेल की मृत्यु हो जाती है 5 दिसंबर 1950 को। उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस पर पूरी पकड़ पंडित जवाहरलाल नेहरू की हो जाती है। एक तरीके से 1964 तक जब तक उनकी मृत्यु होती है पूरी मोनोपोली होती है नेहरू जी की। इन्हीं सारी परिस्थितियों का है और इन्हीं सारा लाभ दे करके उन्होंने 1959, 1959, 1960 में इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा दिया और इस प्रकार से भारतीय राजनीति में एक परिवारवाद की प्रथा प्रारंभ हो गई। क्योंकि इंदिरा गांधी को मैं नहीं कहता हुआ योग्य थी, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पारिवारिक पृष्ठभूमि का लाभ मिला और राजनीति में स्थापित होने के लिए प्रारंभ हो गई। और उसके बाद जब 1964 में नेहरू जी की मृत्यु होती है तो उसके बाद भारत के अगले प्रधानमंत्री बनाए जाते लाल बहादुर शास्त्री, जो कि पॉलिटिकली काफ़ी मजबूत थे और कांग्रेस में अच्छी स्थिति उनकी हुआ करती थी। लेकिन उनकी मंशा को ध्यान में रखते हुए लाल बहादुर शास्त्री की कांग्रेस के
सरकार में इंदिरा गांधी को एक महत्वपूर्ण पद दिया जाता है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। और जब उनकी मृत्यु होती है शास्त्री जी की, उसके बाद कांग्रेस में मोरारजी देसाई गुट और कामराज गुट के बीच प्रधानमंत्री पद को लेकर एक लंबी खींचतान होती है, जिसमें विजय होती है के कामराज की। और उन्होंने अपना एक पपेट के रूप में, एक जिसको कि दिखावटी मुखौटा प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को सामने रखने का प्रयास करते हैं। उनका यह विचार होता है कि पीछे से मैं समर्थन दूंगा और इंदिरा गांधी के रूप में मैं सरकार चलाऊंगा। लेकिन यह नीति ज़्यादा दिन तक कामराज की सफल नहीं होती है और 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और उसमें 2 गुट हो जाते हैं, कांग्रेस आई और दूसरा मोरारजी देसाई का गुट, जिसको कांग्रेस संगठन का नाम दिया जाता है। इसका मुख्य वजह थी कि इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे मोरारजी देसाई और साथ ही साथ वित्त मंत्री हुआ करते थे। और इंदिरा गांधी ने बिना उनकी राय लिए, बिना उनकी सहमति लिए भारत में बहुत सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। और यही विरोध जो होता है बाद में वह घड़ा फूटने वाली स्थिति में पहुंचता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने कुछ लेफ्ट वामपंथियों का समर्थन लेकर के और कुछ डीएमके पार्टी के लोगों का समर्थन लेकर के अपनी सरकार को बचा लेती हैं। और 1971 में एक मध्यावधि चुनाव की तरफ यह देश बढ़ता है और उसमें इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। तो उसी के साथ हमारे देश में एक जुमलों की राजनीति प्रारंभ होती है कि कुछ स्लोगन्स दिए जाएंगे जिनके आधार पर इस देश के चुनाव लड़े जाएंगे। और इंदिरा गांधी ने बड़ी बुद्धिमानी से, बड़ी चालाकी, बड़ी समझदारी से उस चुनाव को लड़ा और कांग्रेस के लिए या कांग्रेस आई के लिए जीता भी। और उसके बाद कांग्रेस का जो यह धड़ा था इंदिरा गांधी वाला राजनीति में स्थापित हो जाता है। और फिर उसके बाद उसकी सत्ता में और मजबूती आती है। जो 1971 वाला आपका बांग्लादेश और भारत या पाकिस्तान वाला युद्ध होता है, जिसमें बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र का जन्म होता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन 12 जनवरी 1975 का वह लैंडस्लाइड फैसला आता है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी की सांसदी को, उनके सदस्यता को रद्द कर दिया और इस्तीफा न देते हुए इंदिरा गांधी ने एक ऑटोक्रेटिक, एक अनडेमोक्रेटिक निर्णय लिया। 25 जून 1975 को इस देश में इमरजेंसी थोप दी और उसके बाद से हमारे देश की राजनीति बिल्कुल बदल गई और ढेर सारे विरोध होने लगे। तो उस समय सिर्फ एक तरफ कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ पूरे देश की सारी पार्टियाँ एकजुट हो गईं। उसमें लेफ्ट राइट सारी विचारधाराएं समावेश, न तो कोई समाजवादी था, ना तो कोई वामपंथी, ना तो कोई दक्षिणपंथी। सारी पार्टियों ने मिलकर के इंदिरा गांधी का विरोध किया। और 21 मार्च 1977 को जब इमरजेंसी को ख़त्म किया गया, तो उसके बाद जो भारत में चुनाव हुए, तो इन सारी पार्टियों ने मिलकर के एक पार्टी बनाई, जनता पार्टी। और इस जनता पार्टी के बैनर तले उन्होंने इलेक्शन लड़ा और भरपूर तरीके से एक 298 सांसदों के साथ इन्होंने विजय प्राप्त की। और इसी के साथ भारत में जनता पार्टी की पहली सरकार स्थापित हुई। मोरारजी देसाई को भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और उसके बाद से ही कुछ ही दिनों बाद जनता पार्टी, क्योंकि कई विचारधाराओं को मिलकर बनी हुई थी, आपस में काफ़ी खींचतान होने लगी, एक दूसरे के साथ रस्साकसी। और इसका फ़ायदा इंदिरा गांधी ने बैकडोर से उठाया और चौधरी चरण सिंह को लालच दिया कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, अपने अधिक से अधिक सांसदों को तोड़ करके अलग निकल जाओ, मैं तुम्हें अपनी पार्टी का समर्थन दूंगी और तुम्हें प्रधानमंत्री बना दूंगी। और इस लालच में फंस करके चौधरी चरण सिंह ने हिंदूवाद या फिर कट्टर हिंदूवाद के नाम पर अपने आप को अलग कर दिया कि हम आरएसएस विचारधारा के लोगों के साथ मिलकर सरकार नहीं चलाएंगे, वह अलग हो जाते हैं। और इंदिरा गांधी ने एक ऐसा गेम खेला जिसमें वो फंस जाते हैं। और जैसे ही चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, इंदिरा गांधी ने उन्हें समर्थन देने से मना कर दिया। देखिए, ये राजनीति का खेल होता है। और 5 महीने सरकार चलाने के बाद भारत में बिना संसद में गए न जाने वाले भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ख्याति प्राप्त करते हैं या कुख्याति प्राप्त करते हैं चौधरी चरण सिंह। और 1980 में फिर चुनाव आपके देश के सामने आसन्न होता है। और इस बार इंदिरा गांधी ने अपने सारे तिकड़म, सारे साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने आप को एक तरीके से दुखियारी के रूप में जनता के सामने पेश किया और उस चुनाव में जीत प्राप्त की। और 1980 में जाकर के इंदिरा गांधी पुनः सत्ता में वापसी करती हैं और 1984 तक उनकी सत्ता चलती रहती है। 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है, हत्या होता है। आप लोग सभी जानते हैं 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या होती है। तो आनंद फानन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करते हुए, बिना अनुभव के, बिना राजनीतिक ज्ञान के,
व्यक्ति राजीव गांधी को एक संतति के रूप में, एक उत्तराधिकारी के रूप में भारत के प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं भारत के जिन्हें बिना संसदीय समिति के या फिर संसदीय पार्टी दल का नेता चुने बगैर भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। जबकि उस समय भारतीय राजनीति में प्रणब मुखर्जी जैसे धुरंधर नेता हुआ करते थे, और फिर अर्जुन सिंह, नटवरलाल और साथ ही साथ आपके नरसिम्हा राव जैसे नेताओं को दरकिनार करते उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और कहीं न कहीं उस सरकार ने, जिसने इतना बड़ा बहुमत प्राप्त किया था, अभी तक का सबसे बड़ा कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था, 409 सीटों के साथ वो सत्ता में आई। लेकिन 4 साल 5 साल बीतते बीतते सारी ख्यातियाँ उसकी मिट्टी में मिल गई, और उसी के रक्षा मंत्री बीपी सिंह ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाना प्रारंभ कर दिया। और प्रारंभ हुआ भारत में बोफोर्स तो कि लूट का मामला, और वह उन्हें सरकार कांग्रेस ने बर्खास्त कर दिया। और बर्खास्त करने के बाद उन्होंने संयुक्त मोर्चा कई पार्टियों को मिलाकर के बनाया और खूब धुआंधार विरोध किया राजीव गांधी का। और फिर उसके भ्रष्टाचार को मुद्दा बना करके उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और 1989 के उस इलेक्शन में बीपी सिंह को अच्छी खासी बढ़त प्राप्त हुई। और उसके बाद 2 विपरीत विचारधारा के लोग, भारतीय वामपंथ और भारतीय दक्षिणपंथ, मतलब भारतीय जनता पार्टी और वामपंथ ने मिल करके उनकी सरकार को समर्थन दिया। वो भारतीय प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन इस प्रकार की सरकार लंबी तो चलनी ही नहीं थी। वही हुआ जो हश्र होना था, उन्हें अपना बहुमत खोना पड़ा। फिर वहाँ पर कांग्रेस ने एक बार चाल चली, चंद्रशेखर को उन्होंने लालच दिया, वही चरण सिंह वाला, कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, मैं तुम्हें समर्थन दूंगा। उन्हें समर्थन दिया, लेकिन बस 5 महीने के प्रधानमंत्री बन के रह गए चंद्रशेखर। हालांकि 5 महीने का उनका कार्यकाल बड़ा ही प्रभावी था, और इस प्रकार से कांग्रेस समर्थन वापस लिया। और 1991 में फिर एक बार हमारा देश चुनाव, मध्यावधि चुनाव की तरफ आगे बढ़ गया। और 1991 में ही 21 मई को हत्या हो जाती है राजीव गांधी की। उसके बाद जो चुनाव होता है उसमें एक नया व्यक्ति सामने आता है कांग्रेस में, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव में बताने से पहले एक बात मैं बताया जाऊंगा। मैकियावेली जो कि बहुत बड़ा राजनीतिक व्यक्ति था, जिसने राजनीति बहुत सारी बातें लिखी थी, उसने कहा था राजनीति जो होती है वह अवसर और भाग्य का खेल होती है। तो यह जो बात है नरसिम्हा राव के ऊपर पूरा फिट बैठती है, क्योंकि 1971 में उन्होंने एक तरीके राजनीति ही छोड़ दी थी और अपने गृह राज्य वापस चले गए थे। लेकिन फिर समय का चक्र देखिए, उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है, और 5 साल किसी तरीके से जुगाड़ सुगाड़ ताम धाम करके उन्होंने अपनी सरकार चलाई। बहुत सारे उसमें घोटाले सामने आए, बहुत सारे अर्जुन सिंह, नटवर सिंह जैसे नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन किसी तरीके से डिलिबरेटली मौन वाली जो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी, जानबूझ करके चुप रहने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला, उसमें सांसद कांड हुआ, रिश्वत कांड हुआ, लेकिन किसी तरीके से मौनी बाबा नरसिम्हा राव ने 5 साल सरकार चलाई। फिर 1996 में फिर भारत में चुनाव हुआ, और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो कि 1980 में भारतीय जनसंघ से परिवर्तित होकर भारतीय जनता पार्टी बनी थी, और सबसे बड़े दल के रूप में सामने आती है। और उसे 13 दिन का सरकार चलाने का मौका मिलता है, बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए। और 1 जून 1996 को देवगौड़ा भारत के अगले प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा कि 1989 में हमारे राज्य में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ या कि उसमें जातिवाद का बड़ा तेज से भारत में प्रारंभ हुआ। जातिवाद चरम पा गया। लालू यादव, मुलायम सिंह जैसे नेताओं का एक उद्भव हो गया भारतीय राजनीति में। इन्होंने अपनी यादव जाति को लेकर के, अन्य लोगों ने अपनी जातियों को लेकर अपना वोट बैंक बनाना चालू कर दिया, और उसी का प्रभाव रहा कि भारत में वोट बैंक की और जातिगत राजनीति का बड़ा तेज़ी से प्रसार फैलता गया। और इस प्रकार से आपके, और यहाँ एक खेल देखिए, लालू यादव ने मुलायम सिंह का विरोध किया, दोनों यादव थे, लेकिन जब राजनीतिक वर्चस्व की बात आई तो सबने सर्वसम्मत से मुलायम सिंह को पार्टी नेता चुना कि इन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन लालू यादव ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। मतलब यह बात समझिए कि जो आपकी वोट बैंक की राजनीति होती है वो दिखाने के लिए होती है, केवल लूटने के लिए लोगों को होती है। यहाँ पर ये बात सिद्ध हो जाती है। उसके बाद बहुत दिनों तक नहीं चल पाए आपके देवगौड़ा। उसके बाद गुजराल प्रधानमंत्री बनते, एक अस्थिर का दौर आता है। वाजपेयी जी कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री होते हैं, 99 में जाकर फिर इलेक्शन होता है। फिर वाजपेयी जी अपनी सरकार, जिसको आप बोलते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनती है। 2004 तक वह सरकार चलती है। उसके बाद फिर आप जानते हैं कि आपके देश के प्रधानमंत्री के पद से, या एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार चलाई थी, ओवर एम्बिशियस होने की वजह से, अति आत्मविश्वास की वजह से 2004 का इलेक्शन हारती है। और फिर उसके बाद उद्भव होता है एक नए पपेट चेहरे के रूप में, मैं कहना चाहूँगा, आप लोग शायद असहमत हों, मनमोहन सिंह का, जिन्हें सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर बैठा दिया। क्योंकि उस समय उससे भी बहुत सारे योग्य लोग हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी में, जैसे कि मैंने बताया कि मुखर्जी जी थे,
और अर्जुन सिंह जैसे नेताओं को दरकिनार करते हुए मनमोहन सिंह की आज्ञाकारिता और विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया और 10 साल तक उन्होंने सरकार चलाई। बहुत अच्छे काम भी किए, मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ। RTI का कानून लाया, मनरेगा का कानून लाया और देश को एक नई विचारधारा दी, एक नए उदारीकरण के युग में ले जाने का प्रयास किया। फिर 2014 के चुनाव से आप लोग परिचित हैं। इसकी आगे की बात मैं कभी और करूँगा, क्योंकि अभी इस सरकार की एनालिसिस करना उचित नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने अभी कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इससे पहले एक बात मैं और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारे देश में परिवारवाद को कितना तेज़ी से घुसाया गया। ये लालू यादव, मुलायम सिंह जैसे लोगों ने, या फिर आप द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK दक्षिण भारत की, या फिर JDS देवगौड़ा, इन लोगों ने एक अस्मिता को लेकर के अपनी राजनीति प्रारंभ की थी। क्षेत्रीय अस्मिता को किसी ने लगा, किसी जातिगत अस्मिता को। लेकिन जब बात आई अपने उत्तराधिकारी चुनने की, तो इन लोगों को यहाँ हमेशा फेल हो गई। इन्होंने परिवार को ही बढ़ाया दिया। चाहे लालू यादव ने अपने परिवार को बढ़ाया, मुलायम साहब ने 2012 में अपने परिवार को आगे बढ़ाया, और फिर उसके बाद आप देख ही रहे हैं DMK की राजनीति आगे बढ़ी। और सबसे बढ़कर सबसे बुरा तब लगता है जब बाला साहब ठाकरे जैसा युवा क्या बोलते हैं, हिंदू युवा सम्राट जैसा व्यक्ति जब 2012 में अपने उत्तराधिकारी की चुनने की बात आती है, तो अपने बेटे जो कि कम योग्य था, उससे अच्छे लोग पार्टी में थे, उनको दरकिनार करती है। उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी का चीफ चुनता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कहना चाहूँगा, आने वाला वक्त आपका है। देश में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि आप लोग योग्यता के आधार पर योग्य कैंडिडेट को वोट दीजिए और इस देश की राजनीति को आगे एक नई दिशा दीजिए। इन्हीं बातों के साथ एक अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिए जलाएं, आओ फिर से दिए जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझिल, वर्तमान के मोह पास में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिए जलाएं, आओ फिर से दिए जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का अस्त्र बनाने नौ दधीची हड्डियाँ जलाएं, आओ फिर से दिए जलाएं, आओ फिर से दिए जलाएं। आइए राजनीति को परिभाषित करें, नए चेहरे दें, नए लोगों को मौका दें। नहीं तो कहीं न कहीं ये जो नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार की जो श्रृंखला चल रही है, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, यह कभी समाप्त नहीं होगी और हमेशा इससे गुलाम रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं रसलुगवंशी आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर शीघ्र मुलाकात करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।